आपने समाज तो पहले भी कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज इस वीडियो में हम मुश्किल से 10 से 15 मिनट में हम पूरे जो समास है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। समास की जो थ्योरी है उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हूँ और ये वाली जो आज आपकी वीडियो होने वाली है ये आप देख सकते हैं समास के एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि 20 एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें आपके समास के जितने भी प्रकार आते हैं उन सभी से संबंधित आपको 20 प्रश्न यहाँ पे दिखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो चाहे सी टेट की तैयारी कर रहे हो, जो कि आपका जून और जुलाई में होने वाले हैं, दोनों दोनों के दोनों एग्जाम, तो उसके लिए भी आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि राजमार्ग में कौन सा समास है। ये जो राजमार्ग आप देख रहे हैं इसमें कौन सा समास हमें देखने को मिलता है। देखिए, राजमार्ग जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजमार्ग क्यों हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष समास में क्या होता है, हमारे जो कारक चिन्ह है, किसका, जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं ना उनका इस्तेमाल हमारा इनमें राजमार्ग में सॉरी जो तत्पुरुष समास होता है ना उसमें किया जाता है। राजमार्ग का बोल सकते हैं कि राजा का मार्ग या राज का मार्ग, जो इसमें बीच में हमारा क्या लगा है, का लगा हुआ है, जो कि हमारा क्या होता है, कारक चिन्ह का एक एग्जाम्पल हो जाता है। चले फिर आगे, चलिए दूसरा क्वेश्चन आता है कि नीलकंठ में कौन सा समास देखने को मिलता है। जो नीलकंठ है उसमें हमें कौन सा समास देखने को मिलता है, बताइए। बहुब्रीहि होगा, कर्मधारय हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो है ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि बहुब्रीहि होगा या फिर कर्मधारय होगा, इन दोनों में बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन सी रहती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना अपना, वो हो जाएगा नीलकंठ का बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास क्यों होगा अपना, क्योंकि नीलकंठ किसको बोलते हैं, नीलकंठ भगवान शिव जी को नीलकंठ कहा जाता है, क्योंकि उनका जो गला है, उनका जो कंठ है ना वो नीला है, जब उन्होंने विष पी लिया था, है ना, इसलिए बोलते हैं कि जो नीलकंठ बहुब्रीहि समास क्या होता है अपना, जो किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं और वो किसी तीसरी चीज की ओर इशारा कर रहे होते हैं, तो वो हमारा बहुब्रीहि समास होता है। इसमें जैसे मैंने अभी नीलकंठ की बात करी, तो नील और कंठ दोनों शब्द हैं, लेकिन दोनों का कोई भी प्रधानता हमें देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि क्या हो रहा है, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, बहुब्रीहि समास को ये बना रहे हैं, किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, जो कि भगवान शिव को हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन आता है माता पिता का, इसमें बीच में ना एक ऐसे लाइन लगेगी पिता में, चलो कोई बात नहीं मैं आगे बता दूंगी। माता पिता में कौन सा समास आपको देखने को मिलता है, माता पिता में, देखिए माता पिता में जो है आपको मिलता है ना, तो ये आपका द्वंद्व समास देखने को मिलता है, क्योंकि माता पिता हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, है ना। और द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है, वहां पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता की मैं बात कर रही हूँ, तो माता पिता में माता की भी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है और पिता की भी अपनी एक अलग से इम्पोर्टेंस होती है। तो द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं ना, वो हमारा द्वंद्व समास में आ जाता है। तो माता पिता जो हो गया ना वो हमारा द्वंद्व समास में होगा। और एक और पहचान है इसमें, वो ये है कि ज़्यादातर आपको अपोजिट देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं दिन रात का एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, दिन रात, तो इसमें क्या होगा, दोनों ही अपोजिट है, एक दिन है एक रात है। फिर हम लोग सच झूठ की बात करें, सच झूठ हो गया, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का जहाँ पर भी बीच में योजक चिन्ह हमें देखने को मिल जाता है ना, तो वो क्या होता है, हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है यथा संभव में कौन सा समास है। मोस्ट मोस्ट सिंपल क्वेश्चन मैं इसको कहूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर किसी को नहीं आया तो फिर उन्होंने समाज ढंग से नहीं पढ़ा है, क्योंकि इसमें यथा संभव में ही सबसे पहले लगा हुआ है कि जो संभव शब्द है ना, इसके आगे हमारा उपसर्ग लगा हुआ है यथा। तो ये कौन सा एग्जाम्पल होता है हमारा, ये अव्ययी भाव समास का होता है, क्योंकि अव्ययी भाव समास ऐसा समास होता है जिसमें क्या होता है, पहला जो हमारा शब्द होता है ना वो उपसर्ग लगा हुआ होता है। ठीक है, जैसे हमने अभी शब्द देख रहे हैं हम लोग की यथा संभव की हम बात कर रहे हैं, तो यथा संभव जो है ना ये हमारा अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें जो यथा शब्द है वो उपसर्ग के तौर पर लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, एक और एग्जाम्पल लूँ, भर पेट, तो पेट जो है उसके आगे क्या लगा हुआ है, भर लगा हुआ है, तो जो भर है वो हमारा उपसर्ग है, तो भरपेट भी हमारा क्या होता है, अव्ययी भाव समास का ही एग्जाम्पल हो जाता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 है कि 10 मुख में कौन सा समास है? अब देखो ये भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग ही है। इसमें भी आपको बहुब्रीहि समास ज़्यादा आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरा तो बहुब्रीहि समास ही हो जाएगा। तो देखिए क्या होना चाहिए इसका? 10 मुख, 10 मुख जो है इसमें कौन-सा समास हो जाएगा? तो जो भी बच्चे बोल रहे हैं ना बहुब्रीहि और द्विगु, तो ये दोनों ही सही हैं। क्योंकि 10 मुख जो होता है ना ये हमारा रावण को भी दिखा रहा है। ठीक है, 10 मुख रावण के ही तो थे। तो जो ये बहुब्रीहि समास में भी हो जाएगा और साथ-साथ में ये द्विगु समास में भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहला पद कौन-सा है? संख्या है, वो कितनी है? 10 है। 10 मुख यानी कि 10 सिर की बात करी है और 10 मुख जो है रावण के भी होते हैं। तो हमारे बहुब्रीहि और द्विगु दोनों ही समास का जो है इसमें आराम से आ जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, जलपान में कौन-सा समास है? बताइए, जलपान में कौन-सा होएगा? तो जलपान में जो समास होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्योंकि जलपान क्या है हमारा कि जल और पान भी हम लोग कह सकते हैं जल से ठीक है खाना और पीना जिस तरह से हम लोग बोलते हैं ना, तो जहाँ पर भी आपके कारक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आपका कौन-सा होता है? तत्पुरुष समास आपका आराम से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा में कौन-सा समास है? चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजिंग भी रहता है ज़्यादातर ये। महात्मा में कौन-सा समास है? तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा-सा अच्छे से लिखूँगी तो क्या हो जाएगा? महान है जो आत्मा, ठीक है? महात्मा का अगर हम उसको थोड़ा-सा फैला के लिखते हैं तो क्या हो जाता है? महान है जो आत्मा। तो है जो के समान जहाँ भी हमें देखने को मिल जाता है तो वो हमारा कौन-सा होता है? कर्मधारय समास हमारा हो जाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करें तो 8 में लिखा है चतुर्दिक। चतुर्दिक जो है ये किस प्रकार के समास का उदाहरण हमें देखने को मिलता है? वैसे तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी भई? क्योंकि इसमें पहली जो संख्या आप देख रही हैं ना, ये 4 है और ये किस चीज़ की पहचान होती है? जहाँ पे हमारा द्विगु समास होता है। क्योंकि द्विगु समास ऐसा समास होता है जिसमें पहला जो पद होता है, वो संख्यावाचक होता है। जैसे कि इसमें आप देख भी सकते हैं, ठीक है? चतुर्दिक जो होता है वो हमारा इसमें चतुर जो है, यानी चतुर का मतलब यहाँ पे कोई चालाक वाली वर्ड नहीं हो रहा है, चतुर मतलब 4, ठीक है? तो यहाँ पे संख्या आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, स्वर्गलोक में कौन-सा समास है? 1 मिनट रुकिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चलो, ठीक है, मैं ना नंबरिंग करना भूल गई हूँ, पता नहीं मैं क्यों भूल जाती हूँ हमेशा। चलो, 9th क्वेश्चन हमारे सामने आता है, स्वर्गलोक में कौन-सा समास है? स्वर्गलोक, देखिए आपको समास ढूँढना है ना, तो सबसे पहले जो शब्द दिया गया है उसको कहीं न कहीं अलग करने की कोशिश करो, है ना? बीच में कोई योजक चिन्ह लगाओ या फिर कोई कारक चिन्ह लगा के देखो या उसको थोड़ा-सा फैला के वर्णन करने की कोशिश करो, तो समझ में आ जाएगा कि कौन-सा समास हमें मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्वर्गलोक, स्वर्गलोक में हमारा कौन-सा हो जाएगा हमारा स्वर्ग, ठीक है? स्वर्ग में लोक भी कह सकते हैं, स्वर्गलोक यानी स्वर्ग का लोक, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो जहाँ पर भी कारक चिन्हों का इस्तेमाल होता है, तो सीधा-सीधा हमारा तत्पुरुष समास हमें देखने को मिलता है और कुछ हमें नहीं सोचना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि अष्टभुजा में कौन-सा समास है? अब ये वाला भी आप बहुत बढ़िया तरीके से कर लोगे, है ना? अष्टभुजा में कौन-सा समास है? अष्टभुजा में कौन-सा समास है बताओ भई? अष्टभुजा क्या होता है? जिसकी 8 भुजाएँ होती हैं। 8 भुजाएँ किसकी होती हैं? बताओ भई 8 भुजाएँ किसकी होती हैं? 10 तो रावण के सिर हो गए थे, लेकिन 8 भुजाएँ जो है ना, वो किसकी होती हैं? तो देखो इसमें भी हमारी वही चीज़ हो जाती है कि या तो इसमें बहुब्रीहि समास आ जाएगा या फिर हमारा इसमें जो है वो ये द्विगु समास आ जाएगा। क्योंकि देखो द्विगु तो हमारा पक्का ही है इसमें कि जो द्विगु समास है वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो इसमें पहला पद है ना वो हमारा संख्यावाचक है। अष्टभुजा, अष्ट मतलब 8 होता है, तो संख्यावाचक है तो सीधा हमारा द्विगु समास आ जाएगा। लेकिन इसमें अष्टभुजा जो है ना, ये हमारा बहुब्रीहि समास भी जा सकता है। क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है कि 8 भुजाएँ किसकी होती हैं। पता नहीं ब्रह्मा जी की होती हैं शायद, मुझे कुछ थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है। तो इसमें आपका जो है
बहुव्रीहि समास भी आ सकता है और आपका द्विगु समास भी आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर मैं बात करूँ तो आपको इसमें बहुव्रीहि समास लगाना चाहिए, क्योंकि अष्टभुजा जिसकी 8 भुजाएँ हैं, कौन होता है? वो मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को ना थोड़ा दोबारा से अच्छे से पढ़ा दूँगी, ठीक है? लेकिन आंसर इसका बहुव्रीहि समास ही हमारा मेनली तौर पे तो हम यही कहेंगे, लेकिन ऑप्शन में अगर हमारे बहुव्रीहि समास नहीं दे रखा होगा, तब हम जाएँगे द्विगु समास के ऊपर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा हुआ है कि ये वाला क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? चलिए, 12वां प्रश्न हम आगे बढ़ते हैं कि दुख सुख का समास भेद क्या होता है? दुख सुख का समास भेद क्या होता है? सिंपल सी बात है। देखो, जहाँ पर मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि जहाँ पर दो अपोजिट चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं, जैसे पिछला एग्जाम्पल मैंने किसका लिया था? माता और पिता का लिया था, तो उसमें माता भी इम्पोर्टेंस है उनकी भी, और पिता की भी है। वैसे ही दुख की भी अलग से इम्पोर्टेंस होती है और सुख की भी अपनी एक महत्वता होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? द्वंद्व समास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 13। क्या आता है? रक्त चंदन में कौन सा समास है? रक्त चंदन में कौन सा समास है? बताइए भाई। रक्त चंद्र में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रक्त है जो चंदन, ठीक है? रक्त है जो चंदन, या रक्त के समान चंदन भी कह सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम रक्त के समान ले लेते हैं, ठीक है? तो देख क्या हो जाएगा? रक्त के समान, रक्त के समान चंदन। आपको पता है ना चंदन पूरा किस तरह से, किस कौन से कलर का होता है? चंदन की लकड़ी भी आपने देखी होगी, है ना? तो रक्त के समान चंदन, इसका हम संधि विच्छेद इस तरह से ही करते हैं, रक्त के समान चंदन। तो ये हमारा कौन सा होता है? कर्मधारय समास हमारा इसमें हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रत्येक में किस समास का उदाहरण है? अब ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है। प्रति प्लस एक इसका संधि विच्छेद करके बनेगा, ठीक है? प्रति प्लस एक, तो जहां पर भी आपको क्या मिल रहा है? सबसे पहले एक के आगे यहाँ पे प्रति नाम का उपसर्ग लगा हुआ है, और जिस समास में उपसर्ग लगाया जाता है तो वो आंख मूंद कर हमारा कौन सा होता है? हमारा अव्यय भाव समास होता है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने आता है, गृह प्रवेश में कौन सा समास है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गृह प्रवेश में कौन सा समास है? तत्पुरुष होगा, द्वंद्व हो जाएगा, बहुब्री हो जाएगा, या फिर भई अपना ये कर्मधारय, सॉरी वो कर्मधारय हो जाएगा। तो याद रखना कि जो गृह प्रवेश हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर होगा हमारा तत्पुरुष समास, ठीक है? गृह में प्रवेश, ठीक है? गृह प्रवेश आप जब इसको थोड़ा सा फैला के लिखोगे तो क्या हो जाएगा अपना ये? गृह में प्रवेश, ठीक है? और जहाँ पर भी हमारे कारक चिन्ह आ जाते हैं तो वो तो हमें पता ही, हमारा तत्पुरुष समास होता ही होता है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, राजकुमार में कौन सा समास है? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पर सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है? राजकुमार में कौन सा समास मिल जाएगा? राजा का क्या हो जाएगा? राजा का कुमार, राजा का पुत्र बोलते हैं ना, जैसे राजकुमार को मैं अगर सही तरह से लिखूं तो क्या हो जाएगा? राजा का कुमार। कुमार मतलब क्या होता है? पुत्र होता है, ठीक है? तो राजा का पुत्र। अब देखो भाई, इसमें का लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा भाई? हाँ, बिल्कुल बढ़िया, कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि कारक, ये जो का है ना, ये अपना कारक चिन्ह है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिलोचन में, अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, त्रिलोचन में किस समास का उदाहरण है? त्रिलोचन जो है ये किस समास का उदाहरण हमें देखने को मिलता है? त्रिलोचन में क्या होता है भाई? त्रिलोचन में आपको 3 लोचन देखने को मिल रहा है, लेकिन त्रिलोचन 3 जो आँख होती हैं वो किसकी होती हैं? 3 जो नेत्र होते हैं ना, वो हमारे भगवान शिव जी के भी होते हैं। तो याद रखना, ये भी हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चयन करना पड़ेगा कि त्रिलोचन में अगर आपका द्विगु समास नहीं दे रखा है ना, तो फिर पक्का ही है कि आपका बहुव्रीहि समास होगा ही होगा, ठीक है? लेकिन अगर आपका द्विगु समास भी दे रखा है और बहुव्रीहि दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर भी हैं, तो आपने सीधा और सीधा क्या करना है? बहुव्रीहि समास ही लगाना है। इसमें आपका 3 लोचन आपको नहीं करना है, क्योंकि 3 लोचन का अपना एक मतलब होता है। हम त्रिलोचन किसी एक विशेष पर्सन को ही बोल रहे होते हैं, जो कि हमारे भगवान शिव जी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है? जैसे मैं अगर लंबोदर बोलती हूँ, लंबा है उदर जिसका,
किसका लंबा उदर होता है, किस उदर मतलब पेट होता है, किसका लंबा पेट होता है, तो भगवान श्री गणेश का पेट सबसे लंबा होता है। तो वहाँ पर हम कुछ और थोड़ी लगा सकते हैं, हमें सीधा ही सीधा बहुब्रीही लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी की बात वहाँ पे हो रही होती है, ठीक है। तो जहाँ पर कोई तीसरी चीज़ की ओर इशारा कर रहा हो ना किसी भी चीज़ से, तो हमें सिर्फ क्या करना है, बहुब्रीही समास ही हमने वहाँ पर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर में कौन सा समास हो जाएगा? तो नीलांबर में कौन सा समास हो जाएगा हमारा? कर्मधारय समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? नीला है जो अंबर, ठीक है, नीला है जो अंबर, ठीक है, नीला है जो अंबर जो है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि उसमें है जो लगा हुआ है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा हमने क्या करना है, कर्मधारय समास पे टिक लगा देना है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि घर बार का समास भेद क्या हो सकता है? जो घर बार है उसका समास भेद क्या होगा भाई? घर और बार दोनों ही बोल के रखा हुआ है, तो घर बार क्या हो जाएगा आपका? ये द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि एक तो होता है घर और दूसरा होता है वार। वार का मतलब यहाँ पे बाहर की बात हो रही है, एक तो घर के अंदर है और एक बाहर है, अंदर है और बाहर है, तो क्या हो रहा है, दो अपोजिट चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, जिनका अपना खुद का मीनिंग भी है अपना अपना। तो कौन सा हो जाता है वो हमारा? द्वंद्व समास हो जाता है, जैसे कि मैंने पिछले उस पे माता पिता का बताया था। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 आता है, जिसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, जो मैंने आपको यहाँ पे सारे 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी यूपी टेट की तैयारी, सी टेट की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल के साथ आराम से जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।